अब हम आगे पादप ऊतक के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं जंतु ऊतक। जंतु ऊतक जो है 4 प्रकार के होते हैं, जिसे उपकला या एपिथीलियम ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। हम एक एक करके अब बारी बारी से हर एक ऊतक के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। जो उपकला ऊतक या जिसे हम एपिथीलियम ऊतक कहते हैं, ये ऊतक हमारे शरीर तथा अंतरांगों के बाहरी तथा भीतरी जो ऊपरी सतह जिसे आप स्किन कह रहे हो, उसको जो है एक ऊपरी कवरिंग, चाहे वो बाहरी हमारी स्किन है, चाहे अंदर के जो भी हमारे अंतरांग है, जैसे जीभ है, गुर्दे हैं, जिगर, तिल्ली, इन सभी अंतरांगों में ये जो है बाहर का एक आवरण प्रदान करता है। और यह भीतर बाहर इसी ऊतक की एक अधिक परतें आच्छादित होकर उपकला ऊतक भूरी परिवर्धन में ही 3 प्राथमिक रोह स्तरों इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनी होती हैं। तो उपकला ऊतक या जिसे हम एपिथेलियल ऊतक कह रहे हैं, इसका क्या काम है? मुख्यतः सबसे बड़ा काम कि ये हमें एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। चाहे वो बाहरी हमारा पूरा शरीर है, चाहे भीतरी हमारे अंग हैं, उन्हें एक आवरण देती हैं। इनको हानिकारक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के दुष्प्रभाव और सूख जाने से भी बचाती हैं। दूसरा है शरीर एवं अंतरांगों को अपने बाहरी वातावरण पदार्थों का सभी लेन देन एपिथेलियम वातावरण के ही आर पार होता है। जैसे कुछ अंगों से, जैसे हमारा जो लंग्स हैं, लंग्स में जो एल्वोयली है, एल्वोयली से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है, वो एपिथेलियम के आवरण के ही आर पार होता है। इसके अलावा जो आहार नाल की दीवार होती है, उसमें जो पोषक तत्व, जैसे एब्जॉर्प्शन होता है पोषक तत्वों का, और उत्सर्जन अंग से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम बाहर शरीर से निकलते हैं, उसका उत्सर्जन होता है। तो ये भी जो है एपिथेलियम के आवरण से ही होता है। त्वचा पर तथा संवेदनांगों में संवेदना ग्रहण करने का कार्य भी करती है। जैसे हमारी स्किन है, हमें ठंडा गर्म का जो एहसास होता है, तो ये भी एपिथेलियम के आवरण से ही मिलता है। कई नलिका जैसे खोखले अंग में यह जो है म्यूकस और तरल पदार्थों का भी संवहन करती है। इनमें पुनरुत्पादन रीजनरेशन की भी बहुत क्षमता होती है, अतः यह क्षत ऊतकों को शीघ्रतापूर्वक पुनरुत्पादित होकर घावों को भरने में भी सहायता करती हैं। तो ये आपका है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो है अपने आकार और उपस्थिति के आधार पे इसे हम कई भाग में बांटते हैं, जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम से घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, सिलिका एपिथेलियम। यह अलग अलग तरह की एपिथेलियम होती है जो अलग अलग जगह पे पाई जाती है। जैसे मैं सबसे पहले जो सेक्यूमस एपिथेलियम है उसकी बात करती हूँ। सेक्यूमस एपिथेलियम, और इसमें 2 तरह की होती है, स्ट्रैटेड सेक्यूमस। जो स्ट्रैटेड सेक्यूमस होती है ये कई लेयर की होती है। ये ऐसे स्थान पे पाई जाती है जहाँ रगड़ के सबसे ज़्यादा संभावना होती है। जैसे हमारी जो शरीर का जो बाहरी आवरण है, हमारी जो चमड़ी है, स्किन है, ये स्ट्रैटेड सेक्यूमस एपिथेलियम है। और अगर हम जो हमारी गर्भाशय की दीवार है, वो भी दीवार जो होती है स्ट्रैटेड सेक्यूमस एपिथेलियम से ही उसका आवरण होता है। इसके अलावा हम सिंपल सेक्यूमस की बात करें तो सिंपल सेक्यूमस ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ पे कि सब्सटेंस का आदान प्रदान होता है। जैसे हम कह रहे थे कि एल्वोयली पे जो है सिंपल सेक्यूमस एपिथेलियम पाई जाती है। इसके अलावा जो घनाकार एपिथेलियम है, जहाँ पे दृढ़ता की आवश्यकता होती है, जैसे हमारी जो किडनी है वो हमारे उदर में होती है, तो वहाँ पे उसे सिचुएट होने के लिए एक दृढ़ता की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे जो घनाकार एपिथेलियम उपस्थित होती है। और स्तंभाकार एपिथेलियम हमारे आहार नाल में होती है, जहाँ पे अवशोषण और जो है उत्सर्जन की संभावना होती है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो कि भ्रूण में एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तरों के बीच में कोशिकाओं का एक ढीला और तीसरा स्तर
जो मीजोडर्म होता है। इस स्तर से बढ़ने वाले वयस्क सारे ऊतकों को हार्टविग ने मीसने कायमा का नाम दिया। संयोजी ऊतक जो है हमारे पूरे शरीर में सबसे अधिक फैले होते हैं। ये शरीर का लगभग 30% भाग बनाते हैं। प्रत्येक अंग के भीतर तथा बाहर विभिन्न अंगों के बीच बीच में स्थित पाए जाते हैं। अंगों और इनके विभिन्न ऊतकों को साधना, सहारा देना, परस्पर जोड़े रखना संयोजी ऊतक का मूल कार्य। जैसे इसका नाम ही कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट मतलब जोड़ने का काम, तो इसका काम जो है जोड़ने का ही होता है। तो संयोजी ऊतक जो है कई, जैसे हमारा ब्लड भी संयोजी ऊतक है, हमारी हड्डियों जो हमारी बोन है, कार्टिलेज हैं, ये सभी संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक को जो है सपोर्टिंग ऊतक भी कहा जाता है। ये सीमेंट की तरह परस्पर जोड़ने, सहारा देने, यथास्थान साधे रखने, पैकिंग करने इसका कार्य करती हैं। यह अंतरंगों और ऊतकों को आवश्यक लोच, चिकनाहट और दृढ़ता प्रदान करती हैं और धक्के को सहने का भी काम करती हैं। यह रासायनिक पदार्थों का संग्रह एवं संवहन भी करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे वसी जो एडिपोज संयोजी ऊतक है, जिसका काम वसा का संग्रह करना है, ये हमारे शरीर में पाया जाता है। और हम एक बार जो है इसी के तहत हम अलग अलग तरह के संयोजी ऊतक, पहले हम एडिपोज की ही बात कर लें। एडिपोज वो संयोजी ऊतक है जो वसा का संग्रह करता है। दूसरा इसका काम जहाँ पे भी हमारे जो अंग होते हैं उनके बीच जो अंतरा स्थान होता है, उस स्थान को भी भरने में ये जो है सहायक होता है। ये ऊतक, इसकी सहायता से हमारे शरीर का तापमान भी मेंटेन होता है। और इसके बाद हम ब्लड की बात करें तो ब्लड भी एक तरह का संयोजी ऊतक है। हमें पता है कि ब्लड में जो होते हैं उसके अलग अलग पार्ट से कि लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस है जो अलग अलग अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जो संयोजी ऊतक है, लिम्फ भी संयोजी ऊतक है। और हमारी हड्डियाँ, ये भी एक संयोजी ऊतक है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक है उसे हम जो है लिगामेंट कहते हैं। और एक दूसरा संयोजी ऊतक होता है जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, उसे हम टेंडन कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक, कि हमारी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्स, संकुचनशीलता और चालकता, यह जीव द्रव्य के मूल लक्षण होते हैं। अधिकांश बहुकोषीय जंतुओं में गमन और अंगों की गति के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाओं के ऊतक होते हैं। इन्हें पेशी ऊतक या पेशियाँ कहते हैं और उनकी कोशिकाओं को पेशी कोशिकाएं, ये ऊतक भ्रूण में मीजोडर्म से बनते हैं। पेशी ऊतक शरीर के भार का लगभग आधा अंश बनाते हैं। पेशी कोशिकाएं लंबी, सकरी, इसलिए इन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं। ये आकुंचनशीलता इनका प्रमुख लक्षण है। पेशी ऊतक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रेखीय पेशियाँ, अरेखीय पेशियाँ और तीसरा है हृदय पेशियाँ। अब हम बात करने जा रहे हैं रेखित पेशियाँ। शरीर का अधिकांश पेशियाँ रेखित होती हैं। ये शरीर के भार का 40% बनाती हैं। ये केंद्रीय परिधि तंत्रों के नियंत्रण में जंतु की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। जैसे हम अपनी इच्छा अनुसार अपना हाथ उठा सकते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। जो भी काम हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं वो रेखित पेशियों के द्वारा ही होता है। अतः इन्हें हम कंकाली पेशियाँ भी कहते हैं। कंकाली क्योंकि ये हमारी हड्डी से जुड़ने वाली पेशियाँ हैं, हाथ पैरों को गति तथा शरीर को गति देती हैं। इन्हें हम दैहिक पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये अंगों को द्रुतगामी परंतु अल्पकालीन गतियाँ उत्पन्न करती हैं। अब हम इसकी बात करने के बाद एक ऑक्सीजन डेप्थ, कि मतलब ऑक्सीजन की कमी, कि कई बार क्या होता है कि जब हम सक्रिय व्यायाम करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें जो होती है व्यायाम के टाइम ऊर्जा जितनी हमें चाहिए, ऊर्जा की डिमांड जो होती है बढ़ जाती है। लेकिन जो ऑक्सीजन का जो जारण होता है
वो फेफड़े के द्वारा सप्लाई हुई ऑक्सीजन उसे पूर्ति नहीं कर पाते। इस तरह से हमें जो है ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती तो हमारी सांस फूलने लगती है। हमारी जो हार्ट ब्रीदिंग रेट, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करती है। लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाने से उसमें जो है ग्लूकोज पूरी तरह से उसका जारण नहीं हो पाता, और उसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है, जिससे जो मांसपेशियां होती हैं वो क्रैम्प हो जाती हैं, उसमें अकड़न आ जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं अरेखित पेशियाँ। अरेखित पेशियाँ जो हमारे खोखले अंतरांगों की दीवार, अतिरिक्त जननांग, त्वचा की डर्मिस आदि में होती है। इस प्रकार आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वसन नालों, प्लीहा, नेत्रों, त्वचा, गर्भाशय, योनि, जनन, रुधिर वाहिनियाँ आदि में होती हैं। इन्हें इसलिए अंतरांगी पेशियाँ भी कहते हैं क्योंकि हमारे जो अंदर के अंग हैं वहाँ पे उपस्थित होती हैं, और ये इस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसलिए हम इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। इन पेशियों में जो आकुंचन होता है वो स्वतः होता है। इनका नियंत्रण धीरे धीरे प्रायः एक निश्चित क्रम या लय में स्वतंत्र यंत्रवत होता रहता है, परंतु जंतु इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इन पेशियों को अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। अंतरांगों का संकुचन, नालवत अंतरांगों का गुहा का फैलना या सिकुड़ना, आहार नाल की तरंग गति आदि क्रियाएं इन्हीं के संकुचन पर निर्भर करती हैं। अब हम तीसरी और आखिरी जो मांसपेशी ऊतक है उसकी बात हम करने जा रहे हैं। ये है हृदय पेशियाँ। ये हमारे हृदय की ही पेशियाँ हैं। इन पेशियों का कुछ लक्षण तो रेखित से मिलता है और कुछ लक्षण अरेखित से मिलता है। इनके छोटे लेकिन मोटे बेलनाकार पेशी तंत्र रेखित होते हैं, परंतु इनमें केवल एक या कभी दो केंद्रक होते हैं। ये इन्हें तंतु कुछ शाखान्वित होकर परस्पर जुड़े होते हैं। केवल इन्हीं पेशियों में पेशी तंत्र सिरों पर उंगली जैसे प्रबंधों द्वारा परस्पर गुथे रहते हैं। इन्हीं स्थानों को पहले अंतर्विष पेशी कहते हैं। स्वभाव में हृदय पेशियाँ अन्य पेशियों से भिन्न होती हैं। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्रों से संबंधित होती हैं। इनका सबसे विशिष्ट लक्षण यह होता है कि यह जंतु की इच्छा से स्वतंत्र अपने आप बिना थके बिना रुके एक लय से मनुष्य में लगभग 72 बार प्रति मिनट की दर से जीवन भर आकुंचन करती रहती हैं। इसी को हृदय की धड़कन कहते हैं। स्पष्ट है कि इनमें एटीपी का सबसे अधिक व्यय होता है, इसलिए पूरे शरीर में इन्हीं कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक जटिल होते हैं और इनका संकुचन तंत्रीजनक नहीं होता, अर्थात यह तंत्रिका प्रेरण के कारण नहीं होता, वरन इन्हीं ने अंतर्भूत अर्थात पेशीजनक होता है।